गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ्यचर्या के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो लास्ट जो था टॉपिक उसी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की एक क्या होती है, कड़ी होती है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। बिना पाठ्यचर्या के एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो संबंध है वो अच्छा नहीं हो पाता। शिक्षक पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि उनका पाठ्यचर्या के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास होता है। पाठ्यचर्या से शिक्षकों को दिशा निर्देशों की प्राप्ति होती है। वास्तव में पाठ्यचर्या शिक्षक के बाद शिक्षार्थी के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि पहला पथ प्रदर्शक क्या होता है, शिक्षक होता है, और दूसरा पथ प्रदर्शक होता है हमारा पाठ्यचर्या। हमें पाठ्यचर्या के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। यहाँ पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। यानी कि पाठ्यचर्या का अर्थ क्या हुआ, पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य जो होता है, और नियम पूर्वक अनुसरण, यानी कि जो पढ़ा रहा है या जो पढ़ रहा है उसका नियम पूर्वक, यानी कि जो नियम है उसका अनुसरण करे। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने पढ़ाने योग्य या सीखने सिखाने योग्य क्रियाओं या विषय वस्तु का नियम पूर्वक अनुसरण करना। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के करेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात शिक्षा की तुलना दौड़ से की गई है, जिसमें पाठ्यचर्या को दौड़ के मैदान के समान माना गया है, जिसे शिक्षार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार करना पड़ता है। रॉबर्ट यूलिच मानते हैं कि पाठ्यचर्या दौड़ का मैदान है जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। इट इज़ अ रनवे, अ कोर्स विच वन रन्स टू रिच अ गोल। रॉबर्ट यूलिच। ठीक है, तो रॉबर्ट यूलिच के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या के लिए सलेबस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संकुचित अर्थ यानी कि छोटे अर्थ में हम पाठ्यचर्या को सलेबस कहते हैं, और जिसका तात्पर्य है कोर्स ऑफ स्टडी अथवा कोर्स ऑफ टीचिंग। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम अर्थात किसी अध्ययन की विषय वस्तु जो क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है उसको क्रम में व्यवस्थित करना ही हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। किसी भी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति उसके पाठ्यचर्या पर ही निर्भर करती है। पाठ्यचर्या जितनी सुनियोजित और व्यवस्थित होगी, शिक्षा के उद्देश्य उतने ही सरलता से प्राप्त होंगे। शिक्षार्थी TH ब्रिक्स के अनुसार शिक्षा में मुख्य समस्या पाठ्यचर्या ही है। द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन एजुकेशन इज़ द करिकुलम। ठीक है, तो संकुचित अर्थ में पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी को व्यवस्थित रूप से निश्चित अवधि में जो विषय पढ़ाए जाते हैं व जो विभिन्न क्रियाएं कराई जाती हैं उसे सामान्यतः पाठ्यचर्या कहा जाता है। लेकिन व्यापक और वास्तविक अर्थ में एक शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्ति में जिन विषयों, विभिन्न क्रियाओं और सामाजिक वातावरण से योगदान मिलता है उन्हें सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या कहा जाता है। पाठ्यचर्या अति आवश्यक है। यह शिक्षक को बताती है कि क्या पढ़ाना है, साथ ही शिक्षार्थी को इस बात से अवगत कराती है कि उसे क्या पढ़ना है या पढ़ाया जाना है। पाठ्यचर्या के अभाव में शिक्षा अव्यवस्थित और उद्देश्यहीन हो जाएगी। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट था शिक्षा के अंग एवं घटक में। अब हम देखेंगे नंबर 4, शिक्षण तकनीकी। हम
किन शिक्षण टेक्निक्स से बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा के अंग। वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप अति व्यापक हो गया है। इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक विभिन्न शिक्षण तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे कई टेक्निक्स आ गए हैं जो कि उसका प्रयोग करने से बच्चों को बहुत ही आसानी एवं सरलता से जो भी हमारा पाठ्यचर्या है, जो भी करिकुलम है, जो भी विषय वस्तु है, उसको अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो नवीन शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री आदि को महत्व दिया जा रहा है। शिक्षण तकनीकी शिक्षा को पूर्णता प्रदान करती है, जिससे कम समय और कम शक्ति से अधिक उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षण तकनीकी की उपयोगिता को अत्यधिक महत्व देने के कारण यह शिक्षा का महत्व एक अभिन्न अंग बन गई है। अब अगला हम देखते हैं मापन एवं मूल्यांकन। ये देखिए, मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है। तो शिक्षा के अंग में मापन से ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी है और मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है। इस प्रकार मापन के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण आदि आते हैं, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत मानव व्यवहार में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त की जाती है। मापन में हम बुद्धि को माप सकते हैं, हम व्यक्तित्व परीक्षण को माप सकते हैं, और ठीक है। तो और हम मूल्यांकन में क्या करते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत मानव व्यवहार में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसने क्या सीखा, उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मापन व मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यचर्या, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। मापन एवं मूल्यांकन से हमें ये ज्ञात होगा कि किस शिक्षण टेक्निक्स की या किन शिक्षण विधियों की बालकों के लिए या छात्राओं के लिए आवश्यकता है, और उसका हम चुनाव करेंगे और उसी के साथ बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ मापन और मूल्यांकन से शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों का भी पता लगाया जा सकता है और उनमें सुधार किया जा सकता है। मापन एवं मूल्यांकन से हम बालकों के अंतर्गत शैक्षिक उपलब्धियों, यानी कि उसने कितना प्राप्त किया, कितना ज्ञान को सीखा, कितना वह अर्जित कर रहा है, उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। इसी कारण से मापन और मूल्यांकन को शिक्षा का अंग माना गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थी का पर्यावरण। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी के पर्यावरण को भी महत्व दिया जाना चाहिए, यह अति आवश्यक होना चाहिए। शिक्षार्थी में पर्यावरण के अंतर्गत हम उस पर पड़ने वाले प्रकृति, परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समुदाय, समाज आदि के प्रभाव को लेते हैं। यानी कि शिक्षार्थी के चारों ओर जो पर्यावरण है, यानी कि उसका पड़ोस कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसके घर में कैसा पर्यावरण है, विद्यालय कैसा है, परिवार में, समुदाय है, समाज में क्या है उसका पर्यावरण। तो यह शोधों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि शिक्षार्थी का पर्यावरण जितना ही अच्छा होगा, उसके अनुकूल उतना जल्दी वह अच्छी तरह से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। इसलिए शिक्षार्थी का पर्यावरण भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शिक्षा के अंग। अमेरिकी शिक्षाविद हेंडरसन ने शिक्षा के निम्नलिखित 3 अंग ही बताए हैं। पहला है प्रशिक्षण, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है प्रेरणा। तो इसको आइए देख लेते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य आदतों का निर्माण करना है। प्रशिक्षण का कार्य बालकों में अच्छी आदतों को जन्म देना है। बालकों को अच्छी आदतें डालने से जितनी ज़्यादा मदद की जाती है, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वह जीवन हेतु तैयार होते हैं। यानी कि उन्हें अच्छी आदतों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा है निर्देशन बालकों को ज्ञान प्राप्त और बुद्धि के विकास करने में मदद करता है। शिक्षक के निर्देशन द्वारा बालक विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता है। निर्देशन के कारण ही बालक को अच्छे और बुरे कार्यों में अंतर पता चल जाता है। अब आगे है प्रेरणा देखिए, इंस्पिरेशन। बालकों में प्रशिक्षित
के द्वारा अच्छी आदतों का जन्म होता है, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा अच्छी आदतों का जन्म होता है और निर्देशन के द्वारा उनकी बुद्धि का विकास होता है। लेकिन अच्छी आदतों और ज्ञान के अलावा अच्छे कार्यों को करने हेतु उनमें प्रेरणा का होना भी बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए प्रेरणा शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग और आवश्यक अंग माना गया है। ठीक है, तो शिक्षा के अंग एवं घटक आज यहीं पे समाप्त होते हैं। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।